आपको जो गया में डोभी के पास औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें आपको 1,09,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपका जो बात है, जो वाराणसी कोलकाता हल्दिया एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर होगा और ये बिहार जो गया जिला में जो औद्योगिक कॉरिडोर है उससे वो कनेक्ट हो रहा है। और जब कनेक्ट होगा तो बंदरगाह तक किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, ये कॉरिडोर बिल्कुल वाराणसी से हल्दिया तक समानांतर जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जो NHI 2 है इस पर लोड कम हो। अभी आप सरकार का स्कीम देख रहे हैं कि राजस्व महाअभियान हमारे यहाँ चल रहा है, जो खाता खेसरा जो सुधार में बहुत तरह की लड़ाइयाँ होती थी, बहुत तरह की घूसखोरी का मामला था, इसके लिए सरकार हर घर पर तक जा रही है। कर्मचारी BDO CO एकदम अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ 11 में 10 वोट था, 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उसके बावजूद भी वोट चोरी करके ये बने थे प्रधानमंत्री। तो ये उनके नाती हैं। और रह गई बात वोट चोरी करने की, तो ये अभी बहुत दिन से सत्ता से बाहर है। सत्ता में आने के लिए ये आपको तेजस्वी जी और आपको बहुत से लोग जो अभी विपक्ष के लोग जो सब ये कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पर तो वोटर को लाए सामने, दूसरा दिन वोटर कह रहा है कि नहीं मेरा वोट तो है। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गया ज़िला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और शेरघाटी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनय प्रसाद जी। विनय प्रसाद जी से आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के गया जी आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री गया जी आए और इन्होंने बहुत सारे सौगात दिए हैं। कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने जिन चीज़ों का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी आने वाले समय में राजनीति पर, या ये क्या है, इसका क्या लाभ जनता तक पहुंचेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे विनय प्रसाद जी से। सर, आपका स्वागत है विजन आज। जी नमस्कार सर। ये पहला सवाल कि जो प्रधानमंत्री महोदय आए, अभी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं 4 दिन पहले आए थे, उन्होंने एक आंदोलन की तस्वीर बनाई। क्या ये उस तस्वीर को पेंट करने के लिए 4 दिन के बाद ही प्रोग्राम बनाया गया, प्रधानमंत्री जी ने बनाया? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको मोदी जी का प्रोग्राम बहुत पहले से तय था। वो चाहते थे कि PM साहब का प्रोग्राम हिट नहीं करे, इसलिए वो झूठा मूठा आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा जी। ये जो आए प्रधानमंत्री महोदय, तो ये जितनी चीज़ों जिन चीज़ों का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आप क्या देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस इलाके में? कितनी गति आएगी विकास में, या क्या लाभ मिलेगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? जी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये चुनाव में आप देखे होंगे, जब पहले आप इनका कवर किए होंगे लोकसभा के समय में, उस समय जो इन्होंने वादा किया था उसका वो पूरा करने के लिए शिलान्यास और उद्घाटन उसको करने के लिए आए थे मोदी जी। कोई चुनावी वादा नहीं है, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगा। आपको पूरे बिहार के साथ मगध के धरती पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत से लोगों को, खास करके मगध में, आप जो बिहार में जो आपको जो गया में डोभी के पास औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें आपको 1,09,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपको मालूम होगा कि ये आपको 1680 एकड़ ज़मीन में ये बिहार में औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें 1300 कुछ करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट है जो अभी शिलान्यास हुआ। आने वाले दिनों में जो लोग के बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं लोग, तो इसका असर जब दिखेगा, 1.5 लाख आदमी के, 1 लाख आदमी के मगध क्षेत्र में रोज़गार जब मिलेगा, तो इसका असर बहुत तेज़ी से दिखेगा। आप इस तरह का पूरे बिहार में 6 परियोजनाएं शुरू हो रही है, खास करके। सर, शहनवाज हुसैन आए थे डोभी, फिर काम पेंडिंग पड़ गया था, वहाँ के लोगों का आरोप था कि वो सब हवा में हो गया। देखिए, जब शहनवाज हुसैन जी जब यहाँ थे तो उन्हीं का एक बहुत अथक प्रयास था, जब बिहार में वो मंत्री थे, औद्योगिक मंत्री। लेकिन दुर्भाग्य था कि जब कार्यक्रम में गया था। हाँ, आप गए थे होंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि जब शहनवाज हुसैन जी दिल्ली से जब चले, तो दिल्ली से मंत्री बन के चले थे और बिहार आने के बाद वो पूर्व हो गए, तो उसके बाद वो काम सब रुक गया था। लेकिन जब से फिर NDA की जब सरकार हम लोगों की बनी, तो फिर उस प्रोजेक्ट पर काम हुआ और बहुत तेज़ी से काम हुआ। ज़मीन अधिग्रहण हुआ, बहुत सी सड़कें बनी हैं और पूरा
काम जो है से बाज़ाब्ता मतलब वर्कआउट जिस तरह से किया जाता है उस तरह से करके बनाया जा रहा है। और तो सर, ये जो नई सड़क है वाराणसी टू कोलकाता, इसका क्या वे होगा? इधर के लोगों का कहाँ कनेक्ट देखिए, ये जो आपका फिर वहीं आते हैं हम लोग। आपको जो बिहार में जो औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, तो औद्योगिक कॉरिडोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो यातायात, कम्युनिकेशन। तो ये कलकत्ता हमारा सबसे नज़दीक का बंदरगाह है, बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह। तो आप एक्सप्रेसवे का जो बात है, जो वाराणसी कोलकाता हल्दिया एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर होगा। और ये बिहार जो गया जिला में जो औद्योगिक कॉरिडोर है उससे वो कनेक्ट हो रहा है। और जब कनेक्ट होगा तो बंदरगाह तक माल जाना चाहिए, बंदरगाह से माल आना चाहिए, तभी तो देश डेवलप करेगा, तभी तो बिहार डेवलप करेगा। तो आप जान रहे हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट था, इसको आपको बंदरगाह से जोड़ने के लिए ये कनेक्टिविटी किया गया। गया जिला में कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ कहाँ ये सड़क जो है? देखिए, ये गया जिला में ये कुल जो है 710 किलोमीटर का ये रोड है, पूरा हल्दिया वाराणसी कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें गया जिला में आपको सर हम पॉइंट जानना चाहते हैं। पॉइंट आप ब्लॉक जो हम लोगों का बांके बाजार हो या हंटरगंज हो, तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले ये छकरबंधा में ये आएगा, इमामगंज डुमरिया के छकरबंधा जो जगह आप देख रहे हैं, तो कैमूर के पहाड़ी में जो 5 किलोमीटर का सुरंग होगा, वो औरंगाबाद से जब घुसेगा तो ये छकरबंधा में निकलेगा 5 किलोमीटर जहाँ पर अभी आए। उसके बाद आपको इमामगंज के मल्हारी देख रहे हैं, वहाँ पर एक पॉइंट होगा चढ़ने का। उसके बाद आपको एक झारखंड के एकदम नज़दीक में समीप में आप रोहवे गांव देख रहे हैं, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी है झारखंड बॉर्डर के, वहाँ पर वो आपको चढ़ेगा। और उसके बाद फिर हंटरगंज जाएगी। घाटी के करीब कहाँ होगा सर आप ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ, हंटरगंज से जब नज़दीक से जब जाएगी तो डोभी के पीछे जो कॉरिडोर है उसको उस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। फिर जीटी रोड के भी करीब हो जाएगा। जीटी रोड के करीब समानांतर ये चल रही है। जीटी रोड से कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, ये कॉरिडोर बिल्कुल वाराणसी से हल्दिया तक समानांतर जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जो NHI 2 है इस पर लोड कम हो। चूँकि आप भी शेरघाटी से हैं और मैं भी शेरघाटी से हूँ, तो थोड़ा ये जो डोभी कॉरिडोर है उस पर ज़्यादा बातें कुछ लंबी हो गई। लेकिन जो प्रधानमंत्री गया जी आए, तो क्या कुछ ये थोड़ा समझ में लोगों को बात नहीं है कि शिलान्यास क्या हुआ, उद्घाटन क्या हुआ? आम जो दर्शक हैं हमारे, उनको थोड़ा बताइए कि कौन कौन चीज़ का शिलान्यास हुआ और किस किस चीज़ का उद्घाटन हुआ। देखिए, आपको शिलान्यास औद्योगिक कॉरिडोर का हुआ, ठीक है, और शिलान्यास हुआ आपको वाराणसी कोलकाता जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास जरूर फॉर्मेलिटी किया गया, लेकिन उसमें काम जारी है, हम लोगों का काम चल रहा है उसमें, सड़क का काम। दूसरा आपका शिलान्यास हुआ आपको बौद्ध सर्किट कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, जो भगवान बुद्ध की नगरी है, उसका हुआ, बहुत अच्छे तर्ज पर बनाया जाएगा चूँकि इंटरनेशनल जगह है वो। और जो गया में जो सांस्कृतिक केंद्र है भगवान विष्णु की नगरी, तो गया जी को वाराणसी की तरह और मंगला गौरी को, दोनों को जोड़ के एक धार्मिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका शिलान्यास हुआ। इसके अलावा कई सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी हुआ। और आप देखे होंगे कि गंगा पर ब्रिज जो 6 लेन पूरे एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, उसका उद्घाटन हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में जिसका शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन भी हुआ। और बहुत सी चीज़ों का छोटे छोटे कामों में उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारा 1600 आपको गरीबों के आवास योजना में घर दिया गया मोदी जी की तरफ से। और उसके अलावा बहुत सा आप चीज़ देखे होंगे कि हमारे अभी जल्दी में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया था 125 यूनिट बिजली का, उसका भी 0 बिल आया है पिछले महीने में गरीब लोगों को। इसका भी एक बहुत बड़ा श्रेय है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा किया, और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े सब घोषणाएं जो की हैं उस सारे चीज़ों का सारी यादें गरीबों की चिंता ये सब चुनाव के समय क्यों होने लगी? अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में है, अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज हर जिला में है। आपको साइकिल बच्चियों को दिया गया, आज बच्चियां बहुत आगे कर रही हैं काम बिहार में। और बहुत से लोग बिहार के छात्र जो हैं से आगे बढ़ के नौकरी कर रहे हैं। आज 4 लाख लोगों को टीचर बनाया गया, शिक्षक बनाया गया। ये सब चुनाव के टाइम में तो नहीं हुआ, ये सब तो पहले से ही हो रहा है। बिहार बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। अपराध में भी तो बढ़ रहा है।
देखिए, अपराध को कोई भी स्टेट अगर ये बात बोलता है कि हम अपराध कंट्रोल कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। बिहार में आबादी भी बहुत अधिक है और आबादी के साथ साथ यहाँ पर तेजस्वी जी से लोग भी हैं और भी आप जान रहे हैं कि किस तरह के प्रवृत्ति के लोग थे जो हम तो कुछ नहीं जान रहे हैं। नहीं, जो जंगल राज का प्रतीक था। और अभी कल ही बोले हैं, कल आपका 3-4 दिन पहले बोले हैं कि आरजेडी डंटा भंजावन तो ये था, अब लैपटॉप वाला भी हो गया है। तो आप सोचिए ना कि खुद तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि डंटा हम रखते थे, तो अभी वो डंटवा पूरा खत्म नहीं हुआ है। पेपर लीक कौन करवा रहा है? तेजस्वी जी करवा रहे हैं कि आपकी सरकार में हो रहा है ये पेपर लीक, और नीट की परीक्षा में पेपर लीक, तमाम तरह की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें पेपर लीक। जो स्टूडेंट है वो रो रहा है, उसके पेरेंट्स रो रहे हैं, ये हालात है। कहाँ अंकुश आप लगाएं पेपर लीक वालों पर? देखिए, शिक्षक भर्ती भी बहाली यहाँ हुई है, वहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सारे बच्चे संतुष्ट हैं। एक भी आंदोलन बच्चे टीचर के जो बीपीएससी परीक्षा दिए उसमें कहीं पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। आपको जो नीट परीक्षा है उसमें कुछ मामला आया था, लेकिन आपको एक भी अपराधी बक्से नहीं गए हैं, सब पकड़े गए हैं। ये आप समझ रहे होंगे। आओ, जहाँ तक आपराधिक घटनाओं के बारे में जो भी है, अपराध तो होता है लेकिन अपराधी बचे नहीं, ये हमारी सरकार का पॉलिसी है। और आप देखे होंगे कि आप बहुत दूर की बात हम लोग क्या करें, सरघाटी में ही देखे होंगे डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद का गोलीकांड वाला जो हुआ घटना, उसमें सारे अपराधी पकड़े गए। एक अपराधी को गोली भी मारा गया, इनकाउंटर हुआ है, और 2 अपराधी और जो हैं उन लोग के भी खैर नहीं है। बिहार या तो छोड़ दें या फिर वो मारे जाएंगे, ये हमारे सरकार की पॉलिसी है। चलिए सर, आखिरी सवाल। आपने सारी योजनाओं की बात की, बिहार को विकसित बनाया, तमाम तरह की बातें जो अपराध को लेकर आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वो पेपर लीक पे अंकुश लग रहा है। लेकिन ये जो एक सवाल अभी भी है कई सालों से, कि बिहार को लोग बोलते हैं कि जब से नीतीश जी आए तो अफसरशाही शुरू हो गया, नेताओं की नहीं चलती है, जनता की नहीं चलती है, अफसर की मनमानी चलती है, भ्रष्टाचार हर जगह, घूसखोरी से सारा काम आसानी से हो रहा है। क्या आप क्या मानते हैं, ये जो आरोप है इसकी कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ आरोप है? देखिए, ये बिल्कुल झूठ है। आप जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, विरोधी हावी हो रहे हैं, और स्वाभाविक बात है कि सत्ता से दूर हैं तो वो हावी होंगे ही। लेकिन आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा लोग बोलता था कि अंचल में हो रहा है, प्रखंड स्तर पर। अभी आप सरकार का स्कीम देख रहे हैं कि राजस्व महाअभियान हमारे यहाँ चल रहा है, जो खाता खेसरा, जो सुधार में बहुत तरह की लड़ाइयाँ होती थी, बहुत तरह की घूसखोरी का मामला था, इसके लिए सरकार हर घर पर तक जा रही है। कर्मचारी, बीडीओ, सीईओ, बीडीओ सब जा रहे हैं। तो घर तक जब आपको काम करने के लिए पदाधिकारी जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार का कोई बात नहीं है, और पदाधिकारी घर जा रहे हैं तो पदाधिकारियों पर अंकुश लगा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत था तो पदाधिकारी पर अंकुश लगा के सरकार जो है सो हर पदाधिकारी को जनता के घर तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए काम कर रही है। तो ये भ्रष्टाचार तो हम नहीं समझते हैं कि अरे कुछ होगा, कुछ लोग 100 में 1 आध लोग पीड़ित होते होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं है। ये पहले के मुकाबले में बहुत घटा है, और ये इसमें 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अभी तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? अभी जितने भी लाभुक हैं इंदिरा आवास योजना के, या फिर किसान सम्मान निधि के, या फिर पेंशन योजना के, विकलांग पेंशन योजना के, विधवा पेंशन योजना के, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रही है। अब कोई आदमी कोई पैसा निकाल के डायरेक्ट जो है सो किसी को दे तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब आपके खाते तक डायरेक्ट पैसा जा रही है तो भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। चलिए सर, आखिरी सवाल। अब अभी बिहार में जो नारा गूंज रहा है, हम नहीं कहेंगे, आप जो स्वयं जानते हैं, जो राहुल गांधी के लोग जो नारा तमाम जगह गूंज रहा है, हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि उनका जो आरोप है वोट में हेरा फेरी का, वोट चोरी का, ये सब आरोप को आप किस तरह देखते हैं? वो बहुत सारे सबूतों के साथ कह रहे हैं कि रैली आगे बढ़ रही है, जनता उनके साथ है, बहुत भारी भीड़ उनके साथ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस समर्थन में ऐसा लगता है कि कुछ तो है इस हेरा फेरी की बात में। देखिए, बिल्कुल निराधार है और उनको कोई मुद्दा बच नहीं गया है राहुल जी का। हम अगर ये बात बोलें संसदीय भाषा में कि शायद उनके पास जो पंडित जवाहरलाल नेहरू
आप जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिला था, 10 वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने के लिए, और इनको 1 वोट मिला था। तो वोट तो उनके नाना चोरी किए थे, समझ गए। और रह गई बात ये आपको बिहार में वोट चोरी क्या ये का, देश के पहले प्रधानमंत्री का आप अपमान नहीं कर रहे हैं? एकदम अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ 11 में 10 वोट था, 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। उसके बावजूद भी वोट चोरी करके ये बने थे प्रधानमंत्री। तो ये उनके नाती हैं। और रह गई बात वोट चोरी करने की, तो ये अभी बहुत दिन से सत्ता से बाहर है। सत्ता में आने के लिए ये आपको तेजस्वी जी और आपको बहुत से लोग जो अभी विपक्ष के लोग जो सब ये कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पर तो वोटर को लाए सामने, दूसरा दिन वोटर कह रहा है कि नहीं मेरा वोट तो है। ये तो राहुल गांधी जी बहला फुसला के फलना मुखिया जी लेके चल गए, फलना लेके चल गए। एक जगह भी क्यों चुनाव आयोग मांग रहा है एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट मांग रहा है, तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? साच को आज क्या, अगर सच्चाई है वोटर चोरी करने का तो इनको एफिडेविट करके देना चाहिए था, जो नहीं दे रहे हैं। ये सब सत्ता किसी तरह से पाना चाहते हैं। अभी वो संविधान की कॉपी लेके चल रहे हैं। आप बताइए कि 130वां संशोधन हो रहा है, 130वां संशोधन संविधान में हो रहा, जिसमें 130 संशोधन में 105 संशोधन कांग्रेस की सरकार नहीं किया, तो संविधान की चोरी कौन किया? अभी कल प्रधानमंत्री जी बोले हमारे कि भाई इसे जब जनप्रतिनिधि कोई 2 दिन के लिए भी जेल जाए तो 24 घंटा में उनकी पद स्वतः समाप्त हो जाती है, तो मेरा पद क्यों नहीं समाप्त होगा? मुख्यमंत्री का क्यों नहीं समाप्त होगा? इस तरह के कानून क्यों नहीं होना चाहिए? तो अभी एक कानून आया देश में, जो अभी अमित शाह जी ने पेश किया लोकसभा में। आपके भी दल में कम अपराधी तो नहीं, अपराधी कम आरोपी नहीं है? नहीं, आरोपी होना और जेल जाना और जेल में रह के सत्ता चलाना दोनों अलग अलग चीज़ है। हम आरोपी हो सकते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन जब कोर्ट में जब हम जेल चले जाएं तो हम जेल से सत्ता नहीं चला सकते हैं, जेल में रह के मुख्यमंत्री बने हुए नहीं रह सकते हैं। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि मैं जेल भी जाऊं तो मैं आपको सत्ता में मैं बने रहूं केजरीवाल जी की तरह। तो इसके लिए एक कानून आया है कि मैं क्यों ना हूं, प्रधानमंत्री क्यों ना हूं। अब आप खुश हैं ना? एकदम खुश हैं। अभी आप देख रहे हो अपराधी को जेल में रहना, एकदम अपराधी, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ना? चुनाव देखिए, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है और कोर्ट से न्याय पाना उनका एक अलग अधिकार है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अभी इन लोग और कर रहे हैं, तेजस्वी जी माई बहन योजना कर रहे हैं। माई बहन योजना तो आप करिए ना भाई अपने घर में। माई को मुख्यमंत्री बना दिए, बहन को वहाँ से सिंगापुर से ला के सांसद बनाना चाहते हैं। तो इन लोग तो माई बहन योजना कर रहे हैं पहले से, क्या माई बहन पर इन लोग बात करेंगे? चलिए सर, आप अब पर्सनल पे आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने चलिए, के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के गया जिला प्रवक्ता और शेरघाटी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनय प्रसाद जी, जो कि प्रधानमंत्री के गया जी आगमन के बाद जो कुछ उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मगध की राजनीति पर, क्या बिहार को उन तमाम विकास योजनाओं का किस तरह का लाभ मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातों का भी इन्होंने, बहुत सारे ऐसे सवाल का, मुश्किल सवाल का भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और जो मुझे लगता है कि दर्शक बहुत सारे जो उनके सवाल थे, जो आपके सवाल थे, वो मैं विनय प्रसाद जी से कर रहा था। आप जानते हैं जो हमारे विज़न आजकल का नारा है कि हम रखते हैं आपका सवाल और उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।